नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक आफ्टर आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दिया है। वो डेफिनेशन क्या बोलता है? स्टेट से रिलेटेड डेफिनेशन दिया है। ये कहता है द वर्ड स्टेट इंक्लूड्स the government and parliament of India and government and legislature of each of the states and all local and other local authorities within the territory of India or under the control of government of India। तो ये स्टेट को डिफाइन करता है। फिर आर्टिकल 13 ये जो कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अभी जो फंडामेंटल राइट्स है उनके साथ में या उनको अपोज करने वाले अगर ऐसे कोई लॉज बनाए जाते हैं तो वो लॉज गलत है। तो उसको देखने के लिए आर्टिकल 13 को बनाया गया है। इट सेज लॉज इनकंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट्स और इन डिरोगेशन विथ द फंडामेंटल राइट्स। So all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। So clause पहला जो है आर्टिकल 13 में ये बोलता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज इनकंसिस्टेंट थे यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को साथ नहीं देने वाले थे वो सब गलत है। और ऐसे लॉज को हम लोग जो है वॉइड गलत कहते हैं और वो यहाँ से आगे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गलत साबित रहेंगे। उनको फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वो गलत है तो गलत है, उसको निकाल दिया गया। सो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। आगे इसीलिए फिर क्लॉज लिखा है सब क्लॉज 2 में कि कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बनाएगा विच में टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट conferred by part 3rd or this part and any law made in contravention of this clause shall the extent of the contravention be void। अगर कोई लॉ ऐसा कोई भी स्टेट बनाता है जो कि आपका फंडामेंटल राइट निकाल कर ले रहा होगा या आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा होगा तो ऐसा लॉ जितने पैमाने पे गलत है वो गलत है, उसको कॉन्ट्रावेंशन कहा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसे वॉइड कहा जाएगा यानी कि गलत कहा जाएगा और उतना लॉ इस्तेमाल नहीं होगा। सो दिस आर्टिकल इंक्लूड्स द रिक्वायरमेंट कंसर्न्ड विद दिस वर्ड लॉ। तो सब क्लॉज 3 में वर्ड लॉ को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। तो लॉ किसको बोलेंगे? लॉ मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। आप चाहो तो लिख सकते हो लॉ कौन सी चीज को बोलते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनेंस को बोलते हैं, दूसरा ऑर्डर को बोलते हैं ऑर्डर, तीसरा बायलॉज, चौथा रूल, कोई भी रूल जो बनाते हैं वो रूल या रूल्स जिसको बोलते हैं, पांचवा रेगुलेशन या रेगुलेशंस, छठवा नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशंस, सातवा कस्टम जो परंपरागत आ रहा है वो कस्टम, और आठवा यूसेज। अब ये कहां पर है? लेकिन ये सब जो वर्ड्स मैंने अभी बताए ये कहां है? हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के ज्यूरिसडिक्शन बाउंड्रीज के अंदर। द फोर्स ऑफ लॉ यानी कि ये सारी चीजों को लॉ कहा जाएगा। अब फोर्स ऑफ लॉ ये एक वर्ड हो गया। अभी दूसरा और एक वर्ड है जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 पूरा करता है, वो है लॉज इन फोर्स। अब फोर्स ऑफ लॉ और लॉज इन फोर्स इसको देखने के लिए अगर पढ़ा जाए तो लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज passed or made by legislature or other competent authority
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉज इन फोर्स क्या है। लॉज इन फोर्स वो है जो लॉज पास किए गए हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में बनाए गए हैं या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है, उसको एनेक्ट किया है, एनफोर्स करने के लिए लाया गया है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसे लॉ कहा गया है। और सिर्फ लॉ नहीं कहा गया है, उसे लॉज इन फोर्स कहा गया है। जैसे आर्टिकल 370 का लॉ जो है पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। तो वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंटेशन जब आया तो लॉ इन फोर्स हो गया जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया और जम्मू कश्मीर राइट नाउ इज ए पार्ट एंड पार्सल, फुल्ली पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। और इसीलिए प्रीवियसली हमारे जितने भी एक्ट्स थे तो एक्ट्स और लॉज के सामने लिखा होता था दिस एक्ट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब वो वर्ड निकाल देना पड़ेगा, तो उतना वर्ड क्या हो गया, वॉइड हो गया, कॉन्ट्रावेन कर रहा है। नाउ the acts which are implemented, all same acts which are implemented to we people, the same acts are implemented in Jammu and Kashmir as well. So ये जो acts है, ये जो laws है, वो law अगर inconsistent है fundamental rights के साथ में तो वो गलत है। आपके fundamental rights को कोई भी निकाल के नहीं ले सकता या violate नहीं कर सकता। Followed? If you have followed, please type followed in the chat box. अभी इसमें जो है आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक्चुअल में इक्वालिटी बिफोर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल लाइन में डिस्क्राइब किया है, और जब इसको टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं हम लोग तो राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14, इस पे शायद आपको पढ़ने के लिए 300 से 400 पेजेस मिलते हैं हमारे बुक में। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बयां की गई है जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पर आज। स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स में उसको शॉर्ट में देख लेंगे। आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी दिखने को ये दोनों टर्म नियर अबाउट रिजेंबल सेम, लेकिन ये दोनों टर्म अलग अलग है। हम इसको डिटेल में जब इस आर्टिकल 14 के ऊपर जो है टोटल 1 चैप्टर है तो उसके अंदर देखेंगे। यहाँ पे ये समझ लो कि कोई भी स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये डिनाई नहीं कर सकता कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी जो है लॉ के सामने इक्वल है। एंड सेकेंड थिंग जो है द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सभी को लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन है। कहां पर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हमें इक्वल प्रोटेक्शन देने का काम जो है ये लॉज जो है करते हैं। सो दिस इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 है, ये हमको इक्वालिटी देता है, तो इसको कुछ बेसिस रखा गया है कि जैसे अब हम लोगों ने पहले देखा था कि आवर स्टेट इज सोशल स्टेट है, और सोशल स्टेट के साथ साथ में हम लोग जो है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। कौन सी बेसिस के ऊपर, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 भी यही करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेट करता हो तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 15 को लाया गया है। कोई स्टेट जो है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कोई स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको बोला जाए कि नहीं नहीं तुम्ही मराठी माणसं बोले, तुम्ही आमच्याकडे येऊ शकत नाही, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हाँ, हम लोगों ने कई बार ये सुना है कि कोई भाषण में बोल देता है, कोई मंत्री संतरी बोल देता है कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन नॉट डू सो, बिकॉज
Constitution says that no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, ये बेसिस के ऊपर आपको कोई भी किधर भी जाने से रोक नहीं सकता। दूसरा आर्टिकल 15 ये कहता है कि अभी तो स्टेट ने कहा, वो सुन लिया, नो सिटीजन शल, कोई भी सिटीजन on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability। उसका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें से कोई भी चीज उसका डिसेबिलिटी नहीं हो सकता है, उसको भी प्रोहिबिट किया। ये बेसिस के ऊपर अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है अरे 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 तुम होटल में मत जाओ, ये शॉप में मत आओ, ये फलाना फलाना प्लेस के ऊपर आप नहीं जाना, चलो चलो बाजू में हटो, ये ऐसा आपको कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। सो आर्टिकल 15 says that no citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। in this regards कुछ कंडीशन डाली हुई है। सब क्लॉज A says access to shops, public restaurants, hotels, public places of public entertainment। इन जगहों पर आप जहां जहां पर भी गवर्नमेंट के पब्लिक प्लेसेस है वहां पर आपको कोई नहीं रोक सकता है। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, दीज आर आल्सो यूटिलाइज्ड बाय एनी पर्सन। हाँ, ये हो सकता है प्राइवेट में आप किसी के घर के अंदर अगर बॉडी है और वो अगर किसी को अलाउ नहीं करना चाहता है तो वो उसका प्राइवेट राइट है, वो उसको अलाउ नहीं करे। लेकिन गांव में सिर्फ अगर उसी के बॉडी के को पानी है और पूरा गांव अगर पानी से भूखा रहता है तो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि इसके घर का पानी जो है सबको मिले और उसका घर खराब ना हो, उसलिए कुछ मोटर वगैरह बिठाकर नल बाहर दे सकते हैं, चाहे ताकि जिन जिन को पानी चाहिए वो मिल सके, या अगर वो अलाउ करता है तो उनके घर में आकर भी वो पानी लेकर जा सकते हैं। सो इन दिस वे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। यस, हेलो सर। हेलो। सॉरी फॉर एक्सक्यूज सर, लेकिन फ्रीडम फ्रीडम टू प्रॉपर्टी लॉ वायलेट हो सकता है ना, लेकिन आपने अभी जो एग्जांपल दिया उससे। जी जी बोलिए। अभी आपने जो एग्जांपल दिया ना वो वेल का, हाँ, उससे फ्रीडम टू प्रॉपर्टी लॉ वायलेट हो सकता है ना। उसके पीछे मैंने रीजंस भी लगाए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर गांव में सिर्फ आपके घर में आपकी बॉडी को पानी है और पूरा गांव जो है पानी के मारे हाँ, मरा जा रहा है, वो सिचुएशन में गवर्नमेंट इज हैविंग द राइट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पानी सबको मिलना चाहिए, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। हालांकि वो आपके घर में बॉडी है, वायलेशन तब नहीं होगा जब गवर्नमेंट डिसीजन लेगा। अभी इसका और एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसको हाँ, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इसको देखा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वर्ड ही इस्तेमाल किया गया है। जैसे मास्टर प्लान लागू हो गया तो आपके घर भी गिराए जाते हैं, ओके, तो अभी यहाँ पर वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेम तरीके से जब किसी चीज की कमी है और वो प्राप्त करनी है तो गवर्नमेंट इज हैविंग 100% राइट टू एंटर इनटू योर प्रीमाइसेस, आपकी प्रीमाइसेस में आ सकता है। अगर यही चीज अगर बोले कि जम्मू कश्मीर में चला जाए और गोलीबारी हो रही है और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा चाहे कितनी गोलीबारी भी हो और मैं किसी सैनिक को अंदर आने नहीं दूंगा, तो गवर्नमेंट उसको उसकी जान बचाने के लिए उसका सामान और उसके साथ में उसको उठाकर ले जाता है और उसके घर को कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आते हैं क्योंकि हमारे देश को बचाने का काम चल रहा है, या हमारे गांव की जो बाकी लोग हैं उनको उनको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए और वहां तक पानी पहुंचाने के लिए देर लग सकती है और उसमें अगर कोई डेथ होती है तो तब किसकी लायबिलिटी आएगी? वायलेशन ऑफ लॉ हमारी तरफ से होता है तब। तो उसी के कारण जब गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डिनेंस निकालती है या ऑर्डर निकालती है या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था। तो
these are the things which are connected with the laws. ठीक है लखन? ओके सर।